ठीक है, हाँ सर। ये DDT का प्रिपरेशन मेथड हो जाता है। अब बताओ सर तीसरे वाले में भी मैकेनिज्म क्या? तीसरे वाले में मैकेनिज्म NaOH के प्रेजेंस में ना, ठीक है। एक्चुअली जब बेस के प्रेजेंस में होगा तो पहले तो अपन एसिड बेस रिएक्शन करेंगे ना, पहले तो अपन एसिड बेस रिएक्शन करेंगे, फिर दूसरे रिएक्शन की बात करेंगे। अब एसिड बेस रिएक्शन में पहले फिनॉल के साथ NaOH को रिएक्ट करवाते हैं, फिनॉक्साइड आयन बनेगा। फिनॉक्साइड आयन बनेगा तो जब नेगेटिव चार्ज इस पे आता है तो अनस्टेबल होता है, तब अपन इसको ऐसे रिएक्ट करवा लेते हैं। तो वो नेगेटिव चार्ज ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा, इसलिए सब्स्टिट्यूशन भी ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे होगा। CH2OH कर देते हैं। वो नेगेटिव बना लेंगे, इसको टॉटोमराइज कर देंगे तो विल गेट लाइक दिस। टॉटोमराइज करोगे तो ये बन जाएगा। अब बाद में अपन हाइड्रोलाइज कर देंगे तो विल गेट OH ऑन बोथ द प्लेसेस। तो NaOH को एक्वस NaOH समझ लेते हैं, क्योंकि उसमें कुछ लिखा तो है नहीं, तो एक्वस NaOH समझ लेते हैं उसको। ठीक है सर O- ने क्यों नहीं अटैक किया? O- पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल होगा, प्रेसिडेंट स्टेबलाइज्ड है ना, तो ज्यादा अनस्टेबल नेगेटिव चार्ज कहाँ होगा? सर अगर हमारे पास कभी एल्काइल हैलाइड वगैरह होता है और फिनॉल बेसिक मीडियम में होता है तो वो O- ही अटैक करता है फिर। हाँ तो डिपेंड करेगा ना, अपन बोलते तो हैं कि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए। अगर मान लो ऐसे होता तब भी मैं यही करता, O- को अटैक करवा सकता है, क्योंकि इधर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है तो रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी, सिलेक्टिव नहीं होगा। अभी वो सिलेक्टिव ज्यादा है क्योंकि वहां पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज क्या है, कार्बोनाइल ग्रुप का है, इसलिए ओके बन सर। रहा है ना। और मीडियम भी बेसिक है। अगर ये मीडियम एसिडिक होता ना तो मैं ऐसे नहीं करता, अगर मीडियम एसिडिक होता तो मैं ऐसे करता, तब अपने लिए क्या होता, OH होता, और फिर अपन कहते हैं कि भाई अब डेल्टा पॉजिटिव चार्ज ये खुद ही अटैक कर सकता है। अभी पहले अपन ने यही तो किया। अब इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक इधर और इधर दोनों जगह होगा, तो डिपेंड करता है कि किस कंडीशन में अपन को क्या गिवन है। अब आपको गिवन है, मेरे पास गिवन है ऐसे, तो ये तो एल्डिहाइड और कीटोन का क्वेश्चन है। अभी तूने एल्डिहाइड कीटोन नहीं पढ़ा ना? नहीं सर ये उसी की शीट में एरोमेटिक की शीट का। अच्छा ये नहीं, ये वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं। अच्छा अच्छा। ये तो वो है लेटर वेनियस रिएक्शन ना, शुरुआत है उसका बेकलाइट के प्रिपरेशन का, वैसे भी मीडियम में भी होगा, बेसिक में भी होगा। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, ये वाला एल्डिहाइड और कीटोन का क्वेश्चन है। तो we'll get 70 to 80% ये मिलेगा अपन को, that is called indirect halogenation of aldehyde and ketones। ऑक्सीजन को रिमूव करेंगे अपन और 10 प्लस POCl3 बनेगा, ये POCl3 बन जाएगा ऐसे। उसके बाद आपने 3 मोल्स ऑफ NaNH2 से रिएक्ट करवाया, और 3 मोल्स ऑफ NaNH2 में आपने कहा है कि ये, और फिर बाद में H प्लस आयन से रिएक्ट करवाया और ये बन गया। अब ऑप्शन सी और डी तो हटा ही देंगे अपन, सी डी इसलिए हटा देंगे क्योंकि उसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कम होता है। ऐसे कैसे पॉसिबल है अपन कि नंबर ऑफ कार्बन एटम ही कम कर दिया आपने? पर NaNH2 नंबर ऑफ कार्बन एटम तो कम नहीं करता, दैट्स अ स्ट्रांग बेस, ये अपन को पता है। तो 2 बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन तो अपन कर ही सकते हैं। अब अगर
2 बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन करना है तो कर देते हैं अपन। अब 2 बार डिहाइड्रो हैलोजनेशन में ट्रिपल बॉन्ड बना देंगे, क्योंकि यहाँ तो ट्रिपल बॉन्ड पॉसिबल नहीं है, तो यहीं पर ट्रिपल बॉन्ड बना देते हैं। और कोई ऐसा क्वेश्चन क्यों भी तो उधर कोई रीअरेंजमेंट भी नहीं हो सकता, तो मैं ट्रिपल बॉन्ड बना दूंगा। तो 2 मोल से तो मैं ट्रिपल बॉन्ड बना लूंगा, और थर्ड मोल वापस मतलब अपन क्या करेंगे, ये एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। तो अपन क्या करेंगे, फिर एसिड से रिएक्ट करवा लिया, मतलब प्रोडक्ट यही मिलना चाहिए अपन को, बी वाला। ए वाला तो चांस नहीं है, क्योंकि दोनों सीएल इसके पास है, तो माइग्रेशन थोड़ी हो सकता है NaNH2 में, और सी और डी में कार्बन गायब है, कैसे बताएं? तो कार्बन ही नहीं है, इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। कभी अपन ने ऐसे नहीं सुना ना NaNH2 से कार्बन कम हो गए, नंबर ऑफ कार्बन एटम तो उतना ही रहता है। सर जो 2 Cl हमने लगाए हैं वो जब NaNH2 के साथ पहले 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे, वो एसिड बेस नहीं होगा? नहीं, वो तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा ना, डिहाइड्रो हैलोजनेशन रिएक्शन। इधर पोलर हाइड्रोजन एटम है कहाँ? ठीक है सर, समझे। तो प्रोटॉन निकाल के ना Cl को लीव करवाना है, एम्प्टी एलिमिनेशन। अब आप कह रहे हो अपने पास ऐसे ही ऐसे, फिर आप कह रहे हो आपको कन्वर्ट करना है इसको इसमें, इधर एक CH2 है बीच में, अच्छा इसमें एक CH2 भी है बीच में, है? मुझे लगा नहीं तो CH2 लाएंगे कैसे, थोड़ा मुश्किल होता। 2 कार्बन एटम, ठीक है। तो ये कन्वर्जन करना है, तो अपन क्या करेंगे, चारों कन्वर्जन जो इस टाइप के कन्वर्जन के ऑप्शन में ना आपका वो सीक्वेंस फॉलो कर लो जो गिवन है। NaNH2 ये नेगेटिव चार्ज, तो NaNH2 से अपने पास नेगेटिव चार्ज आएगा, CH2 C ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव। अब अपन को साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये मिल जाए अपन को ऐसे, मतलब हैलोजन, तो मैं सीधा न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करूंगा। अब इसमें आपने NaNH2 बना के CH3C डबल बॉन्ड O और H लिखा हुआ ना एल्डिहाइड, तो अपन कहेंगे ठीक है इस पे अटैक करवाते हैं। अब इस पे OH आ जाएगा, OH को कैसे हटाऊंगा, उसके आगे तो कुछ दिया नहीं, तो अपन इसमें OH को नहीं हटा पाएंगे, इसलिए अपन इसे प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ये ऐसे बना, तो ये तो नहीं बना। दूसरे वाले को चेक करते हैं, NaNH2 से ये बन गया, और CH3 CH2 CH2Br, तो इसमें तो नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं, 2 ना, अपन को चाहिए कितने। हाँ, तो अगर 2 कार्बन एटम है तो जितने उसमें चाहिए वो अगर मिल जाए, अच्छा इसमें तो CH2Br है, ठीक है। फिर KOH के साथ CH2Br, हाँ तो KOH वाला हो जाएगा, क्योंकि अगर अपन को 2 ही चाहिए, मतलब जितने कार्बन एटम इधर चाहिए आपको, एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि दोनों ऑप्शन में गिवन। अच्छा इधर तो 3 है, एक और CH2, हाँ तो ठीक है ना, फिर तो साफ साफ ऑप्शन दिख ही रहा है। अगर 3 है तो अपन इसको बता सकते हैं, ये वाला ऑप्शन मतलब सेकंड वाला ऑप्शन। तो नंबर ऑफ कार्बन एटम की के हिसाब से अपन बता सकते हैं व्हाट विल बी द पॉसिबल प्रोडक्ट, हो जाएगा। बी आंसर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर आपने बताया टू कन्वर्ट 1 ब्यूटेन इनटू डी ब्यूटेनॉल, 1D ब्यूटेनॉल, ठीक है।
आपको 1 ब्यूटेन को कन्वर्ट करना है, मतलब इट इज लाइक दिस। वन कैरी आउट द फॉलोइंग स्टेप। ठीक है भाई, आपको इसको 1 ड्यूटेरियम ब्यूटेनल, मतलब ये ऐसे बोल रहा है कि आप ये कन्वर्ट करना चाहते हैं ब्यूटेनल। ये तो हो गया 1 2 3 4। 1 पे डी होना चाहिए और ब्यूटेनल होना चाहिए, है ना। 1 पे डी होना चाहिए और ब्यूटेनल होना चाहिए। ठीक है, अगेन द सेम थिंग ना, अपन यही करेंगे वापस। सोडामाइड, सोडामाइड से तो डी आ सकता है, एनाइन हटाएंगे, एनाइन बनाएंगे और D2O के साथ डी ऐड कर देंगे इसमें। तो सोडामाइड से तो नहीं बन सकता, मतलब पहले वाले ऑप्शन से तो नहीं बन सकता। NaNH2 से मैं एनाइन बनाऊंगा और बाद में D2O ऐड करूंगा, तो इसमें सिर्फ डी लग सकता है इससे, पोलर बॉन्ड से। फिर डाई बोरेन, द हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड। फिर ये कह रहा है कि भाई इसमें ना ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट विद द इंडिकेटेड रिएजेंट्स। इसको मैं ऐसे कर सकता हूं, अगर मान लो मुझे कोई ऐसे बता दे, है ना, भाई इसमें डी कर दे और इसमें OH कर दे, तो मेरा काम हो जाएगा, तो मेरा काम हो जाएगा, क्योंकि फिर इसको टॉटोमराइज करूंगा तो CD बॉन्ड स्ट्रांग होता है CH से, इसलिए ये वाला H बॉन्ड टॉटोमराइज इजीली हो जाएगा। तो इसका मतलब है मुझे ऐसे मिल जाएगा, एक मिनट रुकना, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा और ये CHD हो जाएगा। नहीं, अपन ने किससे ये करवाया था उसको, अपन ने डाई साइनाइल बोरोन देन विथ हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड दिस। तो इसका मतलब है दिस इज अ, ये तो OH आ जाएगा, एंटी ऑर्गेनिक ऑक्सीजन के हिसाब से ऐड होगा ना, डाइबोरेन हाइड्रोबोरेशन मेथड। तो अब इसमें टॉटोमराइज करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, ये भी CH2C डबल बॉन्ड OH हो जाएगा, तो इसमें भी टॉटोमराइज ऐसे हो जाएगा। The transformation cannot be carried out with the indicated reagent। सही है। अब मैं अगर ये बोल रहा है ऑप्शन में 1 फॉलोड बाय 2, मेरे ख्याल से ये अच्छा ऑप्शन है 1 फॉलोड बाय 2, क्योंकि 1 फॉलोड बाय 2 में ऐसे हो चुका होगा, जब अपन 1 को लिखेंगे तो 1 तो पहले ऐसे हो जाएगा और 2 वाले में ऐसे हो जाएगा, 1 फॉलोड बाय 2 बच जाएगा, तो ये टॉटोमराइज होगा तो बिल्कुल वही बनेगा जो अपन को चाहिए। 2 फॉलोड बाय 1 नहीं, पहले 2 फॉलोड बाय 1 में तो ये बन जाएगा, इसको नहीं निकाल पाऊंगा तो मैं, क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन एटम तो ये होता है, इसलिए उसको करना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से डी निकलेगा, यहाँ से नहीं निकलेगा ना H। सर वो डाइसियामाइड बोरेन क्या करेगा? कुछ नहीं है, मैंने आपको बताया ना कि अगर B2H6 गिवन हो या BH3 गिवन हो या BHR2 गिवन हो, मुझे तो कोई भी कंपाउंड दे दो आप, बस उसमें बोरोन के पास एक हाइड्रोजन एटम होना चाहिए, ये बना दिया उसने। तो अगर एक भी हाइड्रोजन एटम होगा तो वो मतलब जैसे हाइड्रोबोरेशन में एंटी मार्कोनिक ऑक्सीजन होता है, हमने वो कर दिया। तो ट्रिपल बॉन्ड पे एडिशन होता है, ये अपन को पता है। सर एक बार उसका स्ट्रक्चर बता दीजिए ना। वही तो लिखा हुआ, यही है, हाँ ठीक है सर। ऐसे लिख लूंगा, ऐसे लिखा मिलेगा अपन, तो बता देंगे।
अब अपन डिस्कस कर सकते हैं, दैट इज सर 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 वो बोलो। जो पिछला वाला क्वेश्चन था ना, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड के बाद उस पे एक अल्केन एक्स्ट्रा का ऐड किया है, वो टर्मिनल अल्काइन, उसका KOH मतलब एक्वस मानना है क्या उसमें? मतलब पहले तो नहीं, ऑप्शन KOH में, एक्वस होगा या KOH क्योंकि अगर एल्कोहलिक aqueous होगा। हो गया तो एक्वस हो गया तो न्यूक्लियोफाइल जैसे होगा ना वो तो दोनों ही केस में न्यूक्लियोफाइल है। नहीं, बेस तो होगा ना, लेकिन एसिड बेस रिएक्शन तो शो करेगा ना। करेगा KOH इसके साथ। तो उसमें एक मिनट में देख लेता हूँ किस क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, रुक जा। वो इससे पहले जिसमें वाला ना। टर्मिनल, हाँ टर्मिनल अल्काइन है नहीं, उसमें। KOH गिवन है तो कुछ भी मान सकते हैं, एल्कोहलिक भी मान सकते हैं और एक्वस भी मान सकते तो हैं। उसको मतलब कुल मतलब मिला के अपन गिनेंगे, वो रिएक्शन कर सकते हैं। हाँ, उसको मतलब काउंट अगर करेंगे ना। वो एल्केन अगर KOH के साथ दिया रहता और NaNH2 भी वो एल्केन दिया रहता, तो मैं कौन सा ऑप्शन टिक करता? NaNH2। क्योंकि ज्यादा बेटर बेस है। हाँ, क्योंकि एक बात अच्छा, होगा ना, अगर एक्वस KOH हुआ तो इसके ये थोड़ा वीक बेस होगा, और वीक बेस होगा तो हो सकता है इससे रिएक्ट ना करे। NaNH2 तो 100% रिएक्ट करेगा। हाँ सर। तो दूसरे वाले में अपन को सर गिवन टर्मिनल अल्काइंस का पीके ऑर्डर क्या रहता है? 25 के आसपास होगा, राइट, 25 के आसपास होगा। हाँ सर। सर इसका ये वाले क्वेश्चन जो हुआ अपना, तो उसका जो हाँ, थर्ड ऑप्शन है तो वो मेरे को समझा नहीं, मतलब इंडिकेटेड रीजन्स का मतलब क्या है? नहीं, वो थर्ड ऑप्शन में ये बोल रहा है कि भाई ये ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट विद इंडिकेटेड रीजन, तो मतलब क्या है हम्म, सर? इसका मतलब हो गया कि भाई वो कह रहा है कि ट्रांसफॉर्मेशन जो ऊपर रिएजेंट गिवन है उनसे ट्रांसफॉर्मेशन पॉसिबल नहीं है। अच्छा वैसा बोल रहे मतलब हैं, ना तो हाँ ठीक है। NaOH D2O के साथ पॉसिबल है और ना ही, मतलब सोडाबाइट D2O के साथ पॉसिबल है और ना ही डाइसेमाइल बोरॉन के साथ पॉसिबल है। ठीक है सर, समझे। बट पॉसिबल तो था। कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये अपन को गिवन है, SbF5 गिवन है अपन को। सर वो जो पिछला वाला था ना, उसका आंसर सी ऑप्शन है कि द रिएक्शन इज नॉट पॉसिबल विद कैरीड इंडिकेटेड रिएजेंट। The transformation cannot be carried out with the indicated reagents. सोडामाइड फिर D2O के साथ रिएक्ट कर देंगे। और मेरे पास ऐसे गिवन है तो मैं इसको NaNH2 से रिएक्ट कर सकता हूँ। बॉन्ड एनर्जी तो थोड़ा बढ़ जाएगा। नहीं, लेकिन अपन ने तो वाटर से ऐड कर दिया ना। एक बार NaNH2 डाला और NH3 निकल गया, उसके बाद अपन ने वाटर डाल के NaNH2 को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो अपने पास ये एसिड बेस रिएक्शन एनाइन और ये रिएक्शन कर जाएंगे, ट्रिपल बॉन्ड C और D बन गया, डाइसाइमाइल बोरेन, then hydrogen peroxide, डाइसाइमाइल बोरेन and then hydrogen peroxide। आप एक मत रखो, डाइसाइमाइल बोरेन और then hydrogen peroxide, लेकिन ये तो हाइड्रोबोरेशन है ना। NaOH में अपन से चेक करेंगे।
डाइसल्फाइड बोरेन में एक तो हाइड्रोजन एटम है, बड़ा सा बल्कि ग्रुप होगा, उसमें एक हाइड्रोजन एटम है और एल्काइन के साथ रिएक्ट भी करेगा। रिएक्शन को देगा, अपने कुछ गलत पड़ा गया होगा, देख लेते हैं अपने कुछ गलत पड़ा गया। गलत तो नहीं पड़ा था ना। To convert one butane into 1D-butanol, 1D-butanol का मतलब यही तो हुआ, फर्स्ट वाला हो गया। अब सेकंड वाले में अपन एंटी कार्बनिक ऑक्सीजन से ऐड कर लेंगे, और एंटी कार्बनिक ऑक्सीजन से ऐड करूंगा तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड और D ही तो बनेगा, मतलब एक हाइड्रोजन एक और बना लेंगे, वो फर्क नहीं पड़ता, रिएक्शन अपने लिए ज्यादा बन तो रहे। हाइड्रोजन पेरोक्साइड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाँ बन रहा है। One would carry out the following steps. 3. The transformation cannot be carried out with the indicated reagents. भाई अपना तो आ रहा है, अपन ने यही तो किया, अच्छा, और NaNH2 से ये बना दिया एसिड बेस रिएक्शन। ये बनने के बाद D2O, अब मैं क्या सोच रहा था कि ऐसा तो नहीं कि जब D2O बनेगा या D बनेगा अपने पास ट्रिपल बॉन्ड के साथ ना, ये ऐसे बनेगा तो NaNH2 वापस रिएक्ट कर ले उससे, और वो इसको बनने ही ना दे, ऐसे ऐसे ही बना रहे, मतलब D अपन ऐड भी करें तो वो NaNH2 उसमें है तो वो D से फिर रिएक्ट कर जाए, तो जब इसमें D बन ही नहीं पाएगा क्योंकि वो भी एसिडिक होगा ना, ये वाला D जो होगा वो भी एसिडिक होगा, लेकिन जब अपन D2 ऐड करेंगे ना तो वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा NaNH2, क्योंकि वो इससे रिएक्ट करेगा, इससे थोड़ी रिएक्ट करेगा, फिर जो ये बन गया ना इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो सर वो वापस रिएक्ट नहीं हो सकता ना, क्योंकि CD बॉन्ड को तोड़ना मुश्किल होता है ना थोड़ा, तो वापस से तो वो रिएक्ट कर ही नहीं सकता, मुश्किल हो या ना हो। द रीजन इज जैसे ही आप D2O ऐड करोगे तो ये बनेगा, अब जो D2O जो होगा वो बाकी NaNH2 को डिस्ट्रॉय कर देगा, मतलब अगर NaNH2 है तो वो इससे रिएक्ट करेगा, इससे नहीं करेगा, ज्यादा ऐसे लिखा ना। हाँ हाँ सर। तो मैं वही देख रहा था कि मतलब ऐसा कुछ तो नहीं कि मतलब उसकी वजह से हो रहा है, तो ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है भाई। हाइड्रोजन पेरोक्साइड ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रहा है, cannot be carried out with the indicated reagent. वो इंडिकेटेड रिएजेंट की जगह पता क्या लिखना था उसको, विथ एनी स्टेप्स, मतलब ना तो सिर्फ फर्स्ट से हो सकता है और ना ही सिर्फ सेकंड से हो सकता है। अगर आप फर्स्ट फॉलोड बाय सेकंड लिखोगे तो चलेगा, तो चलेगा, आंसर इज ए। मुझे कोई डाउट नहीं है इसमें, अगर कोई डाउट होता तो मैं उसमें थोड़ा सोचता भी, हेजिटेशन होता ना यार, थोड़ा सोचते हैं पता नहीं क्या, जो मुझे हेजिटेशन हुआ था मैंने उसको बना के देख लिया कि क्या वो कुछ गड़बड़ करेगा, क्या नहीं कर रहा। हाँ सर। तो वो इंडिविजुअल स्टेप के हिसाब से उसने सोच के आंसर दे दिया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन कैन नॉट बी कैरिड आउट, उसने फट से 3 टिक कर दिया, बाकी के बारे में सोचा नहीं होगा। या दूसरा रिएक्शन अपन को गिवन है, कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शन, ये कर लिया। अब इसमें ऑब्वियस सी बात है रिएक्टिविटी इसकी ज्यादा होगी तो कार्बोकेटाइन टाइप इसको बनाएंगे अपन, इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा तो इधर भी आ रहा है ना,
तो अपन कहेंगे भाई ये बन जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज होगा तो लोन पेयर है तो 3 मेंबर रिंग बन रहा है, जल्दी से बन जाएगा, प्लस SbF6 बन जाएगा। SbF5 is a very strong Lewis acid। तो ये क्या करना चाहता है? In this reaction SbF5 acts as Lewis acid, that is the acid। भाई उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, उसने इलेक्ट्रॉन लिए, अपन AlCl3 भी यूज कर सकते थे ना इसके लिए, ये भी यही करता है। अच्छा लुईस एसिड ये भी यही करता है, इट्स अ लुईस एसिड। दूसरा क्वेश्चन है कि सर बोलो। आंसर इलेक्ट्रोफाइल दिया है उसका, SbF6 SbF5 acts as a टेम्परेचर का कुछ सिग्निफिकेंस है क्या कि नहीं -60 रुको डिग्री? रुको, मैं ये चीज गलती कैसे कर गया ये देखना पड़ेगा। मतलब ये तो एसिड बेस रिएक्शन है यार, इसमें क्या गलती की है वो देखना पड़ेगा। एक तो क्या कुछ मत बोल, कुछ तो गड़बड़ अगर है तो अपन को कुछ तो गड़बड़ किया होगा। अच्छा देख SbF5 ऑक्टेट एक्सपेंडेड है, अटैक किया तो इलेक्ट्रोफाइल तो वो होंगे जिनकी टेंडेंसी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की होगी। मैं गलती ये कर गया कि मैंने इस रिएक्शन को इससे कंपेयर कर दिया, है ना। मैं गलती ये कर गया कि मैंने इस रिएक्शन को इससे कंपेयर कर दिया। भाई ये तो लुईस एसिड है, क्योंकि अपन लुईस एसिड उनको बोलते हैं जिनमें ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो, उनको अपन लुईस एसिड बोलते हैं। इसका तो ऑक्टेट एक्सपेंडेड था, तो अपन को इसे लुईस एसिड नहीं बोलना था, वो इलेक्ट्रोफिलिक है, लुईस एसिड नहीं होगा। लुईस एसिड तो वो होंगे ना, वो इससे कंपेयर करने से मैं गलती कर गया और जल्दबाजी में ना कि हाँ एसिड है तो क्या प्रॉब्लम है, इट शुड बी इलेक्ट्रो। हाँ सर। लुईस एसिड अपन उन्हीं को बताएंगे जिनका ऑक्टेट कंप्लीट हो, इनकम्प्लीट हो, उन्हीं को लुईस एसिड बताएंगे, सभी को लुईस एसिड नहीं बताएंगे, ठीक है ना। इधर वो एक्सपांड हो रहा है इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल बोल दिया ना। हाँ मतलब ऐसे ना देख, अपन वो क्या करते हैं, जैसे FeCl3 है तो भी अपन ये रिएक्शन करते हैं ना, FeCl3 प्लस Cl2, ऐसे फिर अपन क्लोरिनेशन करते हैं ना इसमें। हाँ हाँ हाँ। बट FeCl3 इज नॉट अ लुईस एसिड, इट्स इलेक्ट्रोफाइल। हाँ ठीक है ना। तो वो बड़ा कॉमन रिएक्शन होता है ना, फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन, और ये फ्रेडल-क्राफ्ट रिएक्शन जैसे ही किया हुआ है, एक तरीके से वही रिएक्शन बता रहे हैं। तो वो जल्दबाजी में गलती कर गया कि भाई इन दोनों में से इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा, क्योंकि जब आप इलेक्ट्रोफाइल या लुईस एसिड यूज करोगे तो पोलर सॉल्वेंट होगा ही नहीं, अगर पोलर सॉल्वेंट होता तो अपन इससे रिएक्ट करवाते, तो जल्दबाजी में गड़बड़ कर गया, वो गड़बड़ था। मैंने इलेक्ट्रोफाइल तक पहुंचा सर ही नहीं, इसमें मतलब जो एसिड है। SbF5 है अगर वो इलेक्ट्रोफिलिक है तो Br पे अटैक क्यों नहीं कर रहा है, मतलब फ्लोरीन पे ही क्यों अटैक कर रहा है, उसका कुछ रीजन है? नहीं वो तो इसलिए ना कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके पास ज्यादा है ना, और इधर सॉल्वेंट जब पोलर सॉल्वेंट होते हैं तो अपन कहते हैं ना पोलर इफेक्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे, मतलब इसका लीविंग एबिलिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। और जब नॉन पोलर सॉल्वेंट होगा तो अपन क्या बोलते हैं, फिर तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है ना हमारे लिए, कि दोनों में से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ है, क्योंकि अगर पोलर सॉल्वेंट होगा तो ये इससे थोड़ी रिएक्ट करेगा, वो तो सॉल्वेंट से रिएक्ट करेगा। सॉल्वेंट विल हाँ बी सर। है ना इलेक्ट्रॉन रिच, तो उस वो ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होगा सॉल्वेंट, और वो मीडियम है तो उसी से रिएक्ट करेगा, इससे रिएक्ट नहीं करेगा। तो अपन वो जल्दबाजी में, इसलिए मैंने कहा मुझसे गड़बड़ हो गई होगी। चलो अब देखते हैं, पर तो बस जल्दबाजी नहीं करेंगे हम। ये क्वेश्चन इजी दिखता है लेकिन वो जल्दी से करो तो वो गड़बड़ भी हो जाता है।
अब अपन को बताना है कि भाई इनमें से लोएस्ट डेल्टा जी और एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है भाई, तो चेक करते हैं कि किसमें कार्बोकेटाइन सबसे ज्यादा स्टेबल बनेगा। तो पहले वाले में तो 2 डिग्री बन रहा है, फिर माइग्रेशन करना पड़ रहा है, तो उसको नहीं बताते हैं। दूसरे वाले में दोनों तरफ 3 डिग्री बन रहा है। थर्ड वाले में, सी वाले में वही प्रॉब्लम होगा जो फर्स्ट वाले में। हाँ? अच्छा, उन दोनों में डिफरेंस मतलब ऐसे। और लास्ट वाले में अगर अपन चेक करेंगे तो इसमें भी 3 डिग्री बन रहा है। तो लोएस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन मुझे लगता है बी का करना चाहिए अपन को। दोनों में ही 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन रहा है, बी और सी में। लेकिन बी वाले में अपन को यह है कि दोनों में से कहीं भी बनाओ कार्बोकेटाइन वो 3 डिग्री ही बनेगा। लेकिन डी वाले में एक ही तरफ 3 डिग्री बन रहा है, इधर डबल बॉन्ड के बने, मतलब इधर 3 डिग्री बनेगा लेकिन इधर 1 डिग्री बनेगा, इसमें दोनों तरफ 3 डिग्री बनेगा, तो उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होनी चाहिए। फोर्थ ऑप्शन दिया है सर आंसर। सर डेल्टा जी में हम लोग ये भी चेक करेंगे ना कि बॉन्ड ब्रेक करने का एनर्जी कितना लग रहा है, मतलब डी ऑप्शन का बॉन्ड सेपरेट करना आसान है ना एज कंपेयर टू सेकंड ऑप्शन। अरे यार ऐसे कैसे हो सकता है, गड़बड़ हो गया पूरा। रुको, अपन से पूछा गया विच रिएक्शन हैज द लोएस्ट एनर्जी, तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी से चेक कर लेंगे। तो ए बी सी, बी और डी में से दोनों में कार्बोकेटाइन किस में बन रहा है। अब HBr का रिएक्शन करूंगा तो रेट ऑफ रिएक्शन इसमें ज्यादा होगा। नो डाउट ये बॉन्ड ज्यादा स्टेबल है इससे, क्योंकि इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा है इससे। दोनों में 3 डिग्री बन रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन और डेल्टा जी लोएस्ट एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन। एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अगर कम होगा तो रेट ज्यादा होगा, क्योंकि के कम नहीं ज्यादा। अब इसमें दोनों में ये गड़बड़ हो रहा है कि मैं रेट को प्रेफरेंस दूं या नहीं, उसने पूछा तो एनर्जी, आप एनर्जी को प्रेफरेंस दो। तो एनर्जी को प्रेफरेंस अगर मैं दूंगा तो दोनों ही केस में 3 डिग्री बन रहा है, इधर भी 3 डिग्री बन रहा है, इधर भी 3 डिग्री बन रहा है। ये बॉन्ड कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, लेकिन इसमें दोनों तरफ 3 डिग्री बन रहा है, इसमें कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के चांसेस बहुत ज्यादा है। कहीं भी बना दो तो क्या कहें, इसका रेट ज्यादा होगा लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी कम होगी। सर जो सोल्यूशन बुक में आंसर दिया है उन्होंने मतलब डी वाले को बोला है कि वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, मतलब बी वाले से, ऐसा उन्होंने लिखा है। क्या बी वाले से ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहे हैं? वो बोल रहे हैं कि डी वाला जो ये है एल्कीन है वो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनाता है, तो शायद गलत है इसका आंसर। ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बन रहा है, एंड दिस एल्कीन इज लेस स्टेबल देन, मतलब वो जो ऊपर वाला एल्कीन है। मतलब सर अच्छा उन्होंने लिखा फोटो हुआ है, देखो। उन्होंने लिखा हाँ हुआ है सर, कि ये ज्यादा स्टेबल है इससे, डिग्री ऑफ कार्बोकेटाइन इज सेम इन बोथ द केस। सर अभी तक आप क्या क्या बोला है क्वेश्चन में, टेक्स्ट आ गया। कुछ नहीं बोला यार, आंसर ये गिवन है, ये बता रहे हैं ये लोग। सर मैंने सोल्यूशन भेज दिया 217। रुक जाओ, फिर मैं सोल्यूशन देख लेता हूं। देखने में क्या लगता है, सोल्यूशन गिव्स मोर स्टेबल
this gives more stable carbocation and the alkene is less stable than this. तो मैं भी वही सोच रहा हूँ क्योंकि मैं एकदम से नहीं बोल पा रहा ना कि वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बात तो सही है, रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा है लेकिन कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन इसका फास्ट, तो जिसका कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन फास्ट होगा उसका डेल्टा जी भी कम होगा, बट अगर रेट कंपेयर करें तो इसका ज्यादा होगा क्योंकि इसमें दोनों जगह 3 डिग्री बनता है ना। ऐसे क्वेश्चन तो अपने शीट में ही भरे पड़े। तो अपन सिर्फ डेल्टा जी नॉट की बात करेंगे, मतलब डेल्टा जी नॉट जो है नो डाउट ये कम स्टेबल है, ये ज्यादा स्टेबल है, इसको ब्रेक करने में कम एनर्जी चाहिए, इसको ब्रेक करने में ज्यादा एनर्जी चाहिए, लेकिन अपन रेट की कंपैरिजन करें तो इस पे H प्लस एन अटैक करेगा तो दोनों में से कहीं भी कार्बोकेटाइन बने उसका अमाउंट ज्यादा होगा क्योंकि कार्बोकेटाइन कहीं भी बनेगा वो 3 डिग्री होगा, इसमें ये 3 डिग्री होगा, थोड़ा सिलेक्टिव होगा। तो भैया एक बात को ध्यान रखना कि अगर रेट पूछे कि भाई बताओ दोनों में से HBr से जल्दी कौन रिएक्ट करेगा तो अपन ये बताएंगे, लेकिन अगर डेल्टा जी की बात करें कि ब्रेक करके एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन किस बॉन्ड को ब्रेक करने में ज्यादा यूज होगी तो अपन चेक करेंगे कि भाई जिसमें कम स्टेबल डबल बॉन्ड हो, डिग्री एक जैसा बने, कम स्टेबल डबल बॉन्ड हो और डिग्री एक जैसा बने। सर नहीं समझा, मतलब पहले प्रेफरेंस किसको देंगे, मतलब डेल्टा जी जब हम लोग चेक कर रहे थे नहीं, जब एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन चेक कर रहे हैं ना हाँ तो पहले डिग्री को प्रेफरेंस दो। If degree is same, then less stable double bond has less energy evacuation. ये बोल रहा हूँ। ठीक है सर ए और सी में क्या बोलेंगे? ए और सी में तो कोई कंपैरिजन ही नहीं होता है। ए और सी में तो अब फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन इज रेट डिटरमिनिंग स्टेप, तो दोनों का सेम ही रहेगा, उसमें रेट की बात कर सकते हैं। वही तो, इसलिए तो ये गड़बड़ होगा कि भाई रेट ऑफ रिएक्शन इसका ज्यादा है लेकिन एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन इसकी कम। तो ए और सी में अपन रेट की बात कर सकते हैं, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन दोनों की एक जैसी होगी, ब्रेक करोगे ना आप, एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन तो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन होगा, ठीक है, लेकिन ए में रेट जो होगा वो ए का ज्यादा होगा क्योंकि इसमें 3 डिग्री बना के फिर आपने प्रोडक्ट बनाया, ज्यादा एक्सोथर्मिक है, राइट। हाँ सर। 205 में अपन को गिवन है I2 और Na, तो ठीक है, NaHCO3 का मतलब हो गया ये बना देना, अब बनना एक मिनट क्या गिवन है ये अपन को CH2C डबल बॉन्ड OH गिवन है, तो इसके साथ रिएक्ट करके मैं इसको नेगेटिव चार्ज बनाऊंगा, वो बस वीक बेस जैसा होगा ना NaCO3। हाँ, और इसको अपन इस पे अटैक करवा सकते हैं, अटैक करेंगे तो विल गेट लाइक दिस, CH2C डबल बॉन्ड और ये ऑक्सीजन, और इधर अटैक करेंगे तो नेगेटिव चार्ज बनाएंगे। नहीं, ये अच्छा मेथड नहीं है। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, वो इतना अच्छा न्यूक्लियोफाइल नहीं होता डबल बॉन्ड को ब्रेक करने का। तो फिर क्या गिवन था, ये तो ऐसे ही रहेगा,
I2 NaFCO3, हाँ अब हो सकता है क्योंकि अपन इसको ऐसे बनाए I2 का एडिशन ना, जैसे Cl2 Br राइट ना, CCl4 में Br2 ऐड करते हैं लाइक दैट, तो आयोडीन तो सर ये easily बनेगा ऐसा ऐसा हाँ, बनने बनेगा ना। वाला है? क्यों? आयोडीन का साइज तो बड़ा, बहुत ज्यादा बड़ा होता है ना। हाँ तो इधर बाहर की तरफ है ना, अच्छा, उधर अंदर थोड़ी ऐसे होगा, वो तो बोर्ड पे अपन ऐसे बना रहे हैं, फिर अपन इसको अटैक करवा रहे हैं, तो इजीली हो जाएगा इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन। मतलब ये तो बनेगा, प्रोडक्ट तो यही बताएंगे अपन, लेकिन बनेगा ऐसे। सर एक बार आप मैकेनिज्म बता सकते हो कि कैसे हुआ? कुछ नहीं, जैसे आयोडीन का एडिशन करता है डबल बॉन्ड पे, भाई अगर ऐसे होता तब भी तो मैं आयोडीन का एडिशन करता है इसमें। हाँ मतलब वो साइक्लिक रिंग बनाते, वो समझा। हाँ साइक्लिक हो गया, ये आइडोनियम आयन बन गया, साइक्लिक आइडोनियम आयन। उसके बाद अपन ने जब साइक्लिक आइडोनियम आयन बनेगा तो दोनों पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज आएगा। हाँ सर समझा। तो अपन ने चेक कर लिया। अब मैं एक बार प्रोडक्ट देख लूं। पहला वाला तो गलत ही बना रखा है, दूसरा वाला हो सकता है वो गिवन है अपन को, ठीक है वही प्रोडक्ट होगा बी वाला। हाँ सर। अब दूसरा अपन को गिवन है, सर वो रिएक्शन आप एक बार समझा दीजिए ना कि वो फ्लोरीन और क्लोरीन में से कौन लीव करेगा। फ्लोरीन और क्लोरीन में से, अच्छा ऐसे अपन को गिवन है, फिर अपन ने इसको बेस के साथ रिएक्ट करवाया, एक फ्लोरीन है एक क्लोरीन। जब अपन इसको बेस के साथ रिएक्ट करेंगे ना तो ऑब्वियसली बात है एसिड बेस रिएक्शन होगा, तो अपन को ये डिसाइड करना है कि एनाइन का स्टेबिलिटी ज्यादा कहाँ होगा। तो अपन कहेंगे भाई देख, लोन पेयर इसके पास भी है, लोन पेयर इसके पास भी है, लेकिन इसके पास डी ऑर्बिटल है तो ये कॉन्जुगेशन शो कर सकता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ डी ऑर्बिटल। ये रेजोनेंस स्टेट पी पाई डी पाई। तो ठीक है, फिर उसके बाद अपन अगर लीव करवाना है तो फ्लोरीन लीव करवाना पड़ेगा, क्योंकि एनाइन तो वहां बनाया ना, तो ऐसे प्रोडक्ट बनाते बनाए। हाँ सर समझ गया। सर एरोमेटिक की शीट में गॉम्बर्ग रिएक्शन करके दो बेंजीन रिंग्स का कपलिंग, तो आप वो बता सकते हैं क्या कैसे होता है? देखिए सर वो कोई शीट प्रॉब्लम। में अमाइड ओमाइड का भी है सर, वो आप पढ़ा ही दीजिए सर। कौन सा अमाइड? हॉफमैन ब्रोमामाइड और वो सब। तो दूसरा क्वेश्चन तुम लोगों ने दिया मुझे, CH3 CH CH3 CH2 CH2OH ये गिवन है अपन को, तो इसमें क्या करना था H2SO4 के साथ ना। हाँ तो H2SO4 वाले H2SO4 के एक्सप्लेन साथ कीजिए सर। हाँ H2SO4 वाले में ही डाउट है, उसमें मतलब रिएक्शन का क्या करने क्या वाला है उसमें। कुछ नहीं, H2SO4 है तो H+N अटैक कराओ, इसको हटाओ, CH3 CH है, CH3 बनाया अपन ने, CH2 पॉजिटिव चार्ज, और अगर पॉजिटिव चार्ज है तो 1 डिग्री है, फिर 2 डिग्री बनाओ, फिर 3 डिग्री बनाओ, और प्रोडक्ट ये बता दो।
बोलो। 1 डिग्री तो हम लोग सर नहीं बनाते ना, वो क्योंकि बहुत तो कम मैकेनिज्म किसने पूछा अपन से? मैकेनिज्म थोड़ी पूछा अपन ने, आपसे पूछा किसी ने कि कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया? नहीं पूछा ना अपन से कि किसी ने, क्योंकि भाई कौन सा मैकेनिज्म फॉलो किया अपन ने, तो कॉन्सेंट्रेटेड लिखा था इसमें। मैकेनिज्म क्या है सर फिर इसका? तो मैकेनिज्म के लिए अपन बोल देंगे भाई कि ये H2SO4 बनो। अगर मैकेनिज्म पूछेंगे तभी आप ये सोचोगे कि वो जो 1 डिग्री कार्बोकेटाइन नहीं बना, तो ऐसे बना देंगे, हाइड्रोजन निकालेंगे, इधर शिफ्ट करेंगे, इसको हटाएंगे, उसके बाद H+ आइन है, फिर H+ आइन को अटैक करवा लेंगे। अब 2 डिग्री तो बनाऊंगा ना, तो माइग्रेट करके उसके बाद फिर डबल बॉन्ड बना दूंगा, इधर 1,2 हाइड्रेट शिफ्ट करके फिर डबल बॉन्ड बना दूंगा, तो प्रोडक्ट तो वही बनेगा। हाँ सर समझ गए। हो गए क्वेश्चन? ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब जैसे हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन वगैरह है ना, ये बड़े कॉमन रिएक्शंस है, मुझे लगता है सभी को आने चाहिए रिएक्शंस। तो तुम लोगों को अगर नहीं पता है तो आप हॉफमैन रिएक्शन वैसे सबको पता होता है, तो कुछ कुछ रिएक्शन ये बड़े कॉमन रिएक्शन थे जो 12th क्लास में पढ़े ही होंगे करने में। तो अभी थोड़ा सा अपने आप पढ़ लो, फिर वो होगा कि भाई सॉलिड स्टेट से फिर बीच में एक ऑर्गेनिक वाला पार्ट आया, फिर वैसे आया, तो थोड़ा बाद में पढ़ सकते हैं फिर। और हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन में क्या करना है तुमको? अमाइड है, कोई भी अमाइड, Br2 KOH से रिएक्ट करवा, ये पार्ट हटा दूंगा, RNH2 बना दूंगा। इतना तो अपन सबको बता दें। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन था, तो थैलामाइड में अपन ऐसे कर लेते हैं, लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं देगा। 2 H2 होना नाइट्रोजन के पास कंपल्सरी है। फिर थैलामाइड रिएक्शन की बात कर रहा था, थैलामाइड रिएक्शन को अपन KOH से रिएक्ट करवा देते हैं, और KOH से रिएक्ट करवाएंगे तो नेगेटिव चार्ज आएगा, ये एसिड बेस्ड रिएक्शन है, क्योंकि ये काफी ज्यादा पोलर होगा, दोनों तरफ बिटरेंट। तो नेगेटिव चार्ज बनेगा। अब नेगेटिव चार्ज है तो आप कोई भी इसको न्यूक्लियोफाइल जैसे अज्यूम कर सकते हैं, और इसको किसी भी एल्काइल हैलाइड से रिएक्ट कर सकते हैं, बस वो 1 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत बल्कि है, तो आ जाएगा। तो ये एल्काइल थैलामाइड हो जाएगा, है, ये पोटेशियम थैलामाइड था, वो एल्काइल थैलामाइड हो जाएगा। अब देखा जाए तो अमाइंस में यही दोनों रिएक्शन तो इंपॉर्टेंट थे बस, बाकी तो पढ़े ही रखे हैं, और इसका हाइड्रोलाइसिस करो तो अपन को RNH2 मिलेगा, ये हाइड्रोलाइसिस हो जाएगा। 1 डिग्री अमाइंस बनाने का सबसे अच्छा मेथड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड, ये बताइए मेरे ख्याल से यही दोनों रिएक्शंस होंगे, मोस्टली यही दोनों रिएक्शंस। गैब्रियल थैलामाइड रिएक्शन जो हम लोग ने लिखा है उसमें से मतलब 1 डिग्री ही बनेगा ना, मोस्टली 2 डिग्री नहीं बनेगा ना? नहीं, 2 डिग्री नहीं बनेगा उसमें। ठीक है ना? हाँ सर, वो उसने बोला ना गॉम्बर्ग रिएक्शन जो है। तो अब ना कुछ अपन ने जनरल मैकेनिज्म में तो पढ़ ही लिया होंगे, गॉम्बर्ग रिएक्शन वगैरह ऐसे ना सब, मतलब आप देखोगे अगर, तो ऐसे बहुत ज्यादा अपन को वो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि मतलब अलग से अपन कोई पढ़े गॉम्बर्ग रिएक्शन क्या होता है, ये सब अपन को ज्यादा वो पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है सर। है ना?
बाकी तुम कहोगे नहीं नहीं सर हम लोगों को तो गॉम्बर्ग रिएक्शन पढ़ना ही पढ़ना है, तो नहीं फिर सर वो अच्छा अलग फिर पढ़ा दीजिए। है ना। डाइजेनियम सॉल्ट से रिएक्शन करना है यार, मतलब ऐसे कुछ भी नहीं है कि मतलब अपन को मतलब गॉम्बर्ग रिएक्शन में एक तरीके से डाइजो कपलिंग जैसी करते हैं वो। ठीक है, दे आर डाइजो कपलिंग रिएक्शंस, दो बेंजीन बनाने वाले हैं डाइजेनियम सॉल्ट के साथ। तो सर पर कार्बन कार्बन कपलिंग कैसे होता है? बाकी जगह तो नाइट्रोजन कार्बन कपलिंग होता है। कार्बन कार्बन कपलिंग एक्चुअली अगर मेरे पास ऐसे के बने, राइट ना, अगर मेरे पास ऐसे के बने कोई तो अच्छा कार्बन कार्बन कपलिंग पूछे थे तुमने, वो गॉम्बर्ग रिएक्शन ही दिमाग में चल रहा था, चलो छोड़। तो कार्बन कार्बन कपलिंग है, तो मैं सोच रहा था उसी को बताना शुरू कर दिया, दिमाग में यही चल रहा था ना कि गॉम्बर्ग रिएक्शन क्या होता है, तुमको बताइए। तो ये हो गया ना कार्बन कार्बन, एक कार्बन का दूसरे कार्बन से बॉन्ड बना दो, तो राइमर टाइमर रिएक्शन में कार्बन कार्बन कपलिंग होगा ना। कार्बन कार्बन का नया बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कार्बन कपलिंग। कपलिंग का मतलब ये थोड़ी होता है कि मतलब सेम टाइप के मॉलिक्यूल को ही कपल करना है, तो कोई भी हो सकता है, डिफरेंट भी हो सकता है, नया बॉन्ड बनाना है, दैट इज कार्बन कार्बन कपलिंग। अब वो नया बॉन्ड कुछ भी हो सकता है, हम तो कहेंगे लो ये भी कार्बन कार्बन कपलिंग। एचएफ के साथ रिएक्ट करोगे कार्बोकटाइन बनेगा, है ना, कार्बन कार्बन कपलिंग। नया कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा तो कार्बन कार्बन। भाई आपने ये भी तो यही किया था, सीएन कपलिंग। ये भी तो सीएन कपलिंग कहा था आपने। यस, तो ये कपलिंग है। हाँ सर। तो वो कोई मतलब वो नहीं होता कि मतलब कोई नया रिएक्शन होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। That is. अब बताओ और कोई डाउट है तो। सर मेरा एक ऐसा जनरल डाउट था, बोलो। जब हम कोई ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप पे ऐसे Br2H मतलब वो एनिलीन और फिनॉल पे जब Br2H2O डालते हैं तो हम लोग को 2,4,6 मिलता है ना ऐसे। तो अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप हो, मतलब जो मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो, और उस पे ऐसे कुछ एक्सेस में बस ब्रोमीन हो, तो हम लोग को दोनों मेटा पे क्यों नहीं मिलता? क्योंकि डीएक्टिवेटेड होती ना रिंग, रिंग एक्टिवेटेड होगा तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक ज्यादा होगा, और रिंग अगर डीएक्टिवेटेड होगी तो इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक रिंग इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कम होगा। अच्छा ठीक है। अगर मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है तो पहले इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम है इसके पास, एक ही बीआर को अटैच करना मुश्किल हो रहा है, अभी दो कैसे करते हैं? हाँ सर समझा समझा। ये तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना रिंग, उसमें इलेक्ट्रॉन रिच होता है, काफी रिच है, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज, इस पे भी नेगेटिव चार्ज। NO2 में तो बस अपन इसलिए कर रहे हैं कि भाई वहां पर पॉजिटिव चार्ज नहीं है, तो एक मेटा डायरेक्टिंग लगाने के बाद दूसरे पे बड़ी जल्दी तो नहीं होता है, क्योंकि अब साइट भी कम हो गए मेटा साइट, तो वो नहीं होता दोबारा, कभी नहीं होता। और सर हम लोगों ने एनिलीन के ऑक्सीडेशन में वो था ना कि नाइट्रोबेंजीन बनता है, बिल्कुल बनता है। तो अगर ऑलरेडी एनिलीन के में कहीं लगा हो नाइट्रो ग्रुप और उसका ऑक्सीडेशन किया जाए तो हमें वो मतलब डाई नाइट्रो मिल जाएगा। बिल्कुल ऑलरेडी नाइट्रो ग्रुप का कुछ नहीं होगा ना? ना। ठीक है। तो वापस चलिए, और अगर कोई कुछ होगा रिएक्शन तो अपन देख लेंगे डिस्कशन में, लेकिन नेक्स्ट टाइम अपन एरोमेटिक को डिस्कस करेंगे शीट से। मैं पूछ लूंगा, आपने अगर क्वेश्चन नहीं बताया तो देखो, अब इतना तो मैं मतलब थोड़ा बहुत होना ही चाहिए कि भाई आपको सीरियस होना चाहिए।
और आपके जो भी डाउट्स हो वो आप पूछ लेना भैया एरोमेटिक के। मैं नेक्स्ट टाइम एरोमेटिक और पूछ लूंगा एक बार। जैसे आज मैंने पूछ लिया भाई डाउट्स हैं क्या, क्योंकि संडे को अपन कर नहीं पाए डाउट्स इस बार। लेकिन अपने 3 क्लास है, मैं कोशिश करूंगा कि 4 तक जाए क्लासेस अपने, ताकि अपन अप्रैल में खत्म कर पाए अपना सिलेबस। वैसे अपना फिजिकल में क्या क्या बचा हुआ है? सॉलिड स्टेट के बाद लिक्विड्स है और सर आयोनिक इक्विलिब्रियम का हमको खाली एलिमेंट्री करा है। सर 11th में थर्मो और 12th में ऑलमोस्ट सभी बचा है। इलेक्ट्रो हो गया बस। काइनेटिक्स भी हो गया, काइनेटिक्स भी हो गया। काइनेटिक्स भी हो गया। काइनेटिक्स तो हो गया ना अपना। हाँ। सॉल्यूशन थर्मो बचे। सोल्यूशन और थर्मो बचा हुआ। थर्मो तो क्या ठीक है, आप फिजिक्स के हिसाब से कर लो, मैं सेकंड लॉ भी पढ़ाऊंगा तब भी चलेगा। मेटलर्जी भी बचा। नहीं मेटलर्जी तो हो गया ना। मतलब आप पढ़ाओगे नहीं ना? नहीं हुआ नहीं है। हुआ वैसे तो नहीं है पी सर। ब्लॉक भी नहीं हुआ है, पर आपने बोला था पी ब्लॉक का वो पी ब्लॉक वीडियो आपने तो लेक्चर मतलब बोला कि वीडियोस देख लो, लेकिन मेटलर्जी आप पढ़ाओगे नहीं तो पता नहीं मतलब आप पढ़ाओगे कि नहीं। मेटलर्जी क्या तो अपन पढ़ लेंगे, अपने पास टाइम होगा तो अपन पढ़ेंगे। बस ये है कि तुम लोग वो नहीं करना कि मतलब सर नहीं नहीं जल्दी कर दो सिलेबस, वो नहीं करना। सर आराम से करो। मतलब मैं 20 तारीख तक करने की कोशिश करूंगा, लेकिन एकदम रश नहीं करना कि नहीं नहीं आप जल्दी कर दो। क्योंकि इनमें अपन का टाइम मतलब इसमें फर्स्ट लॉ तुम लोगों को जरूरत नहीं पड़ेगी पढ़ाने की। पड़ेगी क्या फर्स्ट लॉ पढ़ाने की? नहीं सर, वो सेकंड लॉ के बारे में और बाकी सब बता दीजिए गिब्स थ्योरम। हाँ तो सेकंड लॉ, फर्स्ट लॉ में क्या करेंगे अपन, डिस्कस कर लेंगे डाउट्स। हाँ चलेगा। शीट के डाउट्स डिस्कस कर दूंगा मैं, तुम लोग क्वेश्चन एक बार पढ़ लेना एक्सरसाइज 1। भाई जो फिजिक्स में वही तो इसमें है। ये दोनों हो जाएंगे। ओसी में अपना कार्बोनाइल बचा हुआ है बस। सरफेस केमिस्ट्री भी बचा। हाँ सरफेस भी बचा। सरफेस हो जाएगा। सर उसमें आयोनिक भी है फिजिकल में। आयनिक तो मेंस के बाद भी कर सकते हैं। सॉल्यूशन भी है। हाँ सर। सॉल्यूशन तो लिक्विड्स लिखा है, लिक्विड सॉल्यूशन। सर वो वो तो और क्वालिटेटिव एनालिसिस कटैन एनान वैसा कुछ मतलब पढ़ाओगे क्या? हाँ सर वो सब भी पढ़ा दीजिए ना। मतलब पिछले साल मैंने एक क्वेश्चन देखा था, तो उसमें जो लास्ट वाला टॉपिक है ना, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, तो उसमें कंपाउंड्स नहीं पूछे थे। कंपाउंड्स कौन से टेस्ट देंगे वो पूछे थे एक में शिफ्ट में। ठीक है। तो देखो मैं तो मतलब ये बोल रहा हूँ कि भाई इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थोड़ा आपको अपने आप पढ़ना पड़ेगा। ये कंपाउंड में कंप्लीट कर दूंगा ये वाला पार्ट 20 तक। ठीक है। और उसके अलावा अब ना जैसे क्योंकि कुछ बच्चे तो थोड़ा सा एंथुजिन मतलब काफी ज्यादा होता है ना 12th वाले बच्चों में, उसके बाद उनका, लेकिन मैं ये है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ, तो अपन देखते हैं अगर उसमें तुम लोगों का टाइमिंग सेट हुआ तो उनके साथ डिस्कस कर सकते हैं अपन। जैसे मैं उनका नेक्स्ट क्लास में ना 2 दिन बाद है शायद, तो उसमें हाइड्रोकार्बन और स्टीरियोकेमिस्ट्री सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा चैप्टर वाइज वाले। तो जब मैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ और बायोमोलिक्यूल डिस्कस करूंगा तो बता दूंगा। प्रीवियस ईयर में जितने भी क्वेश्चंस आए तो उनको कैसे अटेम्प्ट करेंगे वो बताऊंगा मैं उनको। तो उन्होंने ओसी से ही शुरू किया है शायद, लेकिन तुम्हारे पास काम बहुत ज्यादा है, होमवर्क करो तुम लोग, मैं तो ये कहूंगा। तो सॉलिड स्टेट शुरू करते हैं। सॉलिड स्टेट में लास्ट टाइम मैंने आपको सिंपल क्यूबिक बताया, एससीपी सिंपल क्यूबिक पैकिंग या फिर प्रिमिटिव पैकिंग, है ना। सिंपल क्यूबिक पैकिंग या फिर प्रिमिटिव पैकिंग बताया था, और उसमें मैंने पैकिंग फ्रैक्शन आपको बताया था दैट इज इक्वल टू 0.5 और वर्ड फ्रैक्शन अपना था 0.4। देखो किस इन अ क्यूब a corner atom present in cube is equal to 1/8. A face center atom
प्रेजेंट इन द क्यूब इज इक्वल टू 1/2। ऑब्वियसली बात है, अगर कोई फेस है और उसके फेस सेंटर पे एक एटम है तो आधा इस तरफ होगा, आधा अंदर की तरफ होगा, क्योंकि इसका एटम का सेंटर इस फेस के सेंटर पे ही रखा होगा। तो इस फेस के सेंटर का प्लेन और एटम के सेंटर का प्लेन एक ही प्लेन में होंगे, तो आधा बाहर होगा, आधा अंदर होगा, तो ये फेस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा वो एटम। एटम ऑन एज प्रेजेंट इन द क्यूब इज इक्वल टू 1/4। किसी भी क्यूब के लिए जो एक एज होता है ना, ये जो एक एज होता है, ये एज 4 क्यूब से कॉमन होता है, वो अपन बता सकते हैं। मतलब ये वाला जो एज होगा ये 4 क्यूब से कॉमन होगा। क्यों? ये 90 डिग्री है ना, तो इधर वाला क्यूब ये 1 2 3 4 तो 4 क्यूब में कॉमन होगा। सो एन एटम ऑन द एज सेंटर, अपन एज सेंटर भी लिख देता हूं मैं, वो 1/4 होगा हमारे यूनिट सेल। तो कॉर्नर वाला एटम भी अपन को पता है कि हमारे यूनिट सेल में कितना होता है, फेस सेंटर वाला एटम भी कितना होता है हमको पता है, और एज पे जो होता है वो भी हमको पता है। इसके अलावा अपन को जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब ये पार्ट आपको हमेशा पता होना चाहिए। दूसरा टाइप का अरेंजमेंट ऑफ एटम है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। क्यूबिक यूनिट सेल उसके ऊपर बीसीसी बोलते हैं। सो बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल अगर हम चेक करेंगे तो सबसे ज्यादा एग्जांपल में आता है सीजियम क्लोराइड। सीजियम क्लोराइड तो बॉडी सेंटर्ड में, अभी तो हम सेम टाइप के एटम से बना रहे हैं तो इसको तो एग्जांपल हो गया ये, बट सेम टाइप के एटम से बनाएंगे तो उसमें क्या होगा बॉडी सेंटर्ड में, कि पहले तो आप एक क्यूब बनाओ, ठीक है, सबसे ज्यादा एग्जांपल में आता है, लेकिन अपन कहेंगे भाई पहले तो आप क्यूब बनाओ, सेम साइज के टेनिस बॉल्स ले लो। तो अपन ने 4 टेनिस बॉल्स रखे, ये मैंने ऐसे 4 टेनिस बॉल्स रखे, सिंपल क्यूबिक बनाया था मैंने, और इनके ऊपर 4 और रख दिए। तो एससीपी बन जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि इनके सेंटर में एक इतने ही बड़े साइज का एटम रखना है। तो अपन कहेंगे ऐसा पॉसिबल ही नहीं है, नहीं आएगा वो। अगर ऐसा आया तो फिर वो मुझे ऐसे देखेंगे, अगर इनके सेंटर में एक इतने ही बड़े साइज का बॉल रखोगे तो ये ऐसे दिखेगा, मतलब ये 4 आपस में टच करते होंगे, ये 4, ये 4 आपस में टच करेंगे तो ऐसे दिख रहे होंगे मुझे, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया। मैं अगर बाहर से देखूंगा तो मुझे 1 और 2 तो दिखेंगे, 3 और 4 इनके पीछे है, और ये सेंटर वाला एटम ऐसे रहेगा, और ये 4 जो होंगे इसको अपन मान लेते हैं 5 6 7 और 8। तो अपन कहेंगे ठीक है, फिर वो बाकी ऐसे दिख रहे होंगे, मतलब 1 2 दिख रहा होगा मुझे, 6 और 5 भी दिख रहा होगा, लेकिन बाकी 7 8 इनके पीछे हैं और 3 4 इनके पीछे है। तो ये क्यूब तो कहीं से नहीं दिख रहा मुझे। अगर इसे क्यूब बनाना है तो अपन कहेंगे भाई इसको छोटा करो ताकि ये मतलब क्यूब जैसे दिखे, वो लेंथ ब्रेथ और हाइट एक जैसे दिखे। तो अपन क्या करेंगे, अपन कहेंगे ठीक है इनको पास लाते हैं। अब ना टेनिस बॉल की जगह आप ये एज्यूम कर लो ये आयरन बॉल्स है, राइट ना, तो उनका वो कंप्रेसिबल नहीं होते ना, मुझे यहाँ पर कोई भी एटम कंप्रेसिबल नहीं चाहिए, आप टेनिस बॉल्स अज्यूम कर सकते हो, बस वो कंप्रेसिबल नहीं है। तो अपन क्या करेंगे, अगर इनको पास लेके आएंगे ना तो ये एटम जो है ना
वो इसके ऊपर रोल करके ऐसे पास आएंगे, रोल करके इसके ऊपर, है ना, ऐसे ऐसे रोल करके आ रहे हैं, ये भी रोल करके जाएगा, और अगर वो रोल करके जाएगा तो ऐसे दिखेगा, अगर क्यूब जैसे देखना है आपको। अभी 1 2 3 4 ये 6 और ये 5, बाकी दो नहीं दिख रहे, वो पीछे हैं। मतलब बॉडी सेंटर एटम में सेंटर वाले को सभी 8 एटम टच करेंगे, सेंटर वाले को, लेकिन कोई भी कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करता। मतलब बीच में एक टेनिस बॉल रख लेते हैं और उससे ना, उस टेनिस बॉल से 8 टेनिस बॉल्स ऐसे अरेंज करते हैं कि वो क्यूब बना दे, क्यूब बना दे। एक बीच में एक बॉल होगा, उसके चारों तरफ ऐसे 8 कॉर्नर बना देते हैं ताकि वो क्यूब बना दें, और अपन को पता है कि वो सेंटर वाला एटम सभी एटम को टच करेगा, तभी तो क्यूब बन रहा है उससे, लेकिन कोई भी कॉर्नर वाला एटम आपस में टच नहीं करेगा। दैट इज कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड यूनिट। तो अपन कहेंगे ठीक है, इसका एज लेंथ बता दो कितना होगा, तो अपन कहेंगे वो तो बड़ा इजी है कैलकुलेट करना। भाई ये वाला कॉर्नर वाला एटम इसको टच करता है, और ये वाला इसको टच करता है, बॉडी डायग्राम ले लो। भाई सभी कॉर्नर वाले सेंटर वाले को टच करते हैं ना, तो बॉडी डायग्राम ले लो। हमें जो भी कैलकुलेशन करना है वो एटम के सेंटर से कैलकुलेट करना है, तो अपन कहेंगे ठीक है, अपन 7 वाले से 7 के सेंटर से ये बॉडी सेंटर है, और ये इधर मैंने 2 का सेंटर ले लिया, ये 2 है, वो 7 है, और ये बॉडी सेंटर है, ये बनाया। तो अपन क्या करेंगे, इधर R ये रेडियस है, तो अपन कहेंगे ठीक है 4R इज इक्वल टू √3 body diagonal of a cube. So A will be equal to 4R by √3. ठीक है, ए आ गया तो पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। बाकी तो अपन को पता है कि भाई इसमें z इफेक्टिव कितना होगा, कॉर्नर में एटम है तो 1/8 × 8 हो गए, 8 कॉर्नर हो गए, और एक सेंटर में पूरा एटम होगा, वो तो यूनिट सेल के सेंटर में ही होगा, तो ये कॉर्नर से हो गया और ये बॉडी सेंटर होगा, तो 2 हो गए। तो पैकिंग फ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय a क्यूब। लो भाई आ गया अपना आंसर। तो इसमें कैलकुलेट कर देते हैं अपन, कैसे करना है अपन को, तो अपन कहेंगे भाई z इफेक्टिव 2 हो गया, 4/3 पाई r क्यूब हो गया, और डिवाइडेड बाय दिस विल बी 4r by √3 का क्यूब। ये लो आंसर। 68% पैकिंग फ्रैक्शन है, तो वॉइड फ्रैक्शन 32%। दैट इज ये बॉडी सेंटर्ड यूनिट्स है। जो भी कॉर्नर वाले एटम होंगे वो सब एक ही टाइप के होंगे, बॉडी सेंटर में डिफरेंट टाइप का भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अभी जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं उसमें सारे एटम के साइज एक जैसे हैं। अपन एफसीसी की बात करते हैं, फेस सेंटर्ड की। फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में क्या होता है, विल राइट दैट कि भाई एक यूनिट सेल ऐसे हो, फेस सेंटर्ड में क्या होगा, एट कॉर्नर एंड एटम एट कॉर्नर एंड फेस सेंटर्स। इसका मतलब है आप इधर 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 इधर, ये तो कॉर्नर हो गए वर्टेक्स। अब अपन फेस सेंटर की बात कर लेते हैं। ऑब्वियसली ना क्यूब जो है 6 फेस होते हैं,
अंदर 5 कर लेते हैं और बाहर की तरफ 6 कर लेते हैं, 6 फेस हो गया। तो अपन को पता है ये वाला यूनिट से ये वाला एटम तो हमारे यूनिट सेल में 1/8 होगा और फेस सेंटर वाला 1/2 होगा, क्योंकि ये दो ही फेस से कॉमन हो सकता है, एक इससे एक इधर वाले से, एक इस वाले यूनिट सेल से एक दूसरे वाले से। तो z इफेक्टिव तो मैं कैलकुलेट कर लूंगा, 1/8 into 8 ये तो कॉर्नर से हो गया, और फेस सेंटर से 1/2 into 6 फेस है, फेस सेंटर से हो गया, तो z इफेक्टिव तो 4 आ गया। अब एज लेंथ की बात करते हैं अपन को, क्योंकि अपन को कैलकुलेट करने के लिए एज लेंथ चाहिए। अब अगर एज की बात करेंगे तो विल राइट दैट एज लेंथ ए कैलकुलेट करना है, तो अपन क्या करेंगे, एक बात हमको पता है, एक जो फेस होगा वो ऐसे दिख रहा होगा, ये फेस सेंटर है, ये एक फेस दिख रहा होगा ऐसे। क्यों? तो अपन कहेंगे देखो भाई, अगर आप ऐसे रखोगे 4 आइटम, क्यूब बनाना है ना, तो मैंने 4 आइटम रखे, सिंपल क्यूब। अब ये एक फेस है, अब ये एक फेस है, अब इधर तो इतने ही बड़े साइज का आइटम नहीं रखा जा सकता ना। अगर इस वाले वॉइड में ये खाली जगह जो दिख रही है, इसमें अगर इतने ही बड़े साइज का आइटम रखूंगा तो फिर ये तो एक्सपांड होगी। अगर वो एक्सपैंड होंगे तो अपन कहेंगे लो भाई, हमने इसमें ना एक बड़ा आइटम इसमें बीच में रख दिया है ऐसे। अच्छा ठीक है, बीच में रख दो, तो वो ऐसे हो जाएगा, ये सेंटर वाला आइटम हो गया। अब ये दूर चले, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, एक इधर आ गया, और एक इधर आ गया, तो अपन कहेंगे ठीक है, इनसे ज्वाइन करके एक फेस तो बना ही देते हैं, बन गया। तो अपन कहेंगे ये वाला डिस्टेंस तो मुझे पता है कितना, क्योंकि फेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब, बॉडी डायगोनल नहीं, फेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब, तो फेस डायगोनल ऑफ अ क्यूब तो √2 रहता है, डायगोनल ऑफ क्यूब √2 होता है। और अपन को पता है ये r है, इधर भी r, r और r, मतलब 4r इज इक्वल टू √2 है, सो a विल बी इक्वल टू √2 by 4r, 4r by √2, ये आ जाएगा। ठीक है, तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर सकते हैं, 4 into 4/3 pi r क्यूब डिवाइडेड बाय 4r by √2 का क्यूब करना है, ये अपने पास पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, दैट इज 0.74, तो 74%। ये पैकिंग फ्रैक्शन है, वॉइड फ्रैक्शन 26% हो जाएगा, वॉइड फ्रैक्शन 26% आ जाएगा। ये तो इन तीनों क्यूबिक टाइप थे, जो अपन को क्यूबिक टाइप पता होना चाहिए थे, वो यूनिट सेल थे। फोर्थ अपन को जो पढ़ना होता है वो हेक्सागोन, क्यूब, दैट इज हेक्सागोनल प्रिमिटिव पैकिंग, सिंपल यूनिट सेल। अब इसका तो एक ही होता है, हेक्सागोनल। तो हेक्सागन में अरेंजमेंट ऑफ एटम कैसे होता है, तो अपन कहते हैं भाई ऐसे ना, एक एटम ले लो, उसके सराउंडिंग में 6 देखो, अपन को बनाने के लिए कोई नहीं बोलने वाला, लेकिन एटम कैसे दिख रहे होंगे ये जरूर अपन को पता होना चाहिए। इसमें तो और भी बहुत सारा डिस्कशन होगा, मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेशन बताया कैसे आपको कैलकुलेट करना है, बाकी भी अपन देखेंगे। अभी तो वर्ड्स वगैरह सारा कुछ देखना है। ये अपने पास ऐसे हेक्सागन बन गया।
अब अगर अपन इनके सेंटर को ज्वाइन कर देना तो एक हेक्सागन बन जाए, तो अपन कहेंगे ठीक है ये एक हेक्सागन बन गया। अब इसमें अपन को क्या करना है कि जो ये वॉइड दिख रहे हैं ना, इनके ऊपर अपन को एटम रखने हैं, मतलब एक और लेयर ऑफ एटम बनाना है, और वो लेयर एटम में अपन एटम की पोजीशन को, एटम को ऐसे रखेंगे कि हम उसको रखने के बाद छोड़ देंगे तो बाहर गिरना नहीं चाहिए। तो अपन कहेंगे ठीक है, अब इसके ऊपर रखूंगा तो गिर ही जाएगा, इस वॉइड में रख देता हूं। तो मैं कहूंगा मैं एक एटम ऐसे रख देता हूं इस वॉइड, तो फिर आप इसमें और इसमें नहीं रख पाओगे, इसमें रख सकता हूं, तो फिर आप इसमें नहीं रख पाओगे, फिर इसमें रख सकते हैं। ऐसे मैंने इसके ऊपर 3 एटम रखे, वो दूसरा लेयर है, मतलब एक 7 एटम का लेयर बनाया मैंने, एक 3 एटम का लेयर। ये एटम इसको टच करता है, ये भी एटम इसको टच करता है, सेंटर वाला एटम भी टच करता है इसको। अब अपन क्या करेंगे, 7 एटम का लेयर एक और बनाएंगे, और 7 एटम का लेयर जो एक और बनाएंगे ना, नीचे अपन ने 7 एटम लिखे थे ना, ये 6 और एक सेंटर में ना, वो 7 एटम का लेयर, वो 7 एटम का लेयर इसको ऐसे रखेंगे इसके ऊपर। अगर 7 एटम का लेयर इसके ऊपर रखेंगे ना तो विल गेट, इसके ऊपर एक और 7 एटम का लेयर रखेंगे, और 7 एटम का जो ये वाला 7 एटम और ये वाला 7 एटम है ना, इनके सेंटर्स, ये वाले 7 और ये वाले 7, इनके सेंटर्स एग्जैक्टली एक ही एक्सिस पर लाई करेंगे। मतलब इसके ये बीच वाला एटम, 7 एटम के जो बीच वाला एटम है वो, और इसका 7 एटम का बीच वाला एटम भी एक ही, उनके सेंटर एक ही एक्सिस पर लाई करेंगे। जो ये जो 3 रखे ना दूसरे लेयर में, इनके सेंटर से पास करेगा, इधर से, उससे पास करेगा, तो उस टाइप से अपन को एक हेक्सागन दिखेगा। तो आप कह रहे हो कि एक हेक्सागन जो है वो मुझे ऐसे दिखेगा, कोई हेक्सागन होता है ऐसे, मतलब अपन बना देंगे ये हेक्सागन ऐसे दिखेगा। तो इसमें एक हेक्सागन के लिए अपन ऐसे बना लेते हैं, 7 एटम और इधर 7 एटम और बना देते हैं, इधर भी 7 एटम, इधर भी 7 एटम बना देते हैं, इसको हटा, तो 7 एटम का अरेंजमेंट इसमें ही बना देता हूँ, इसमें ही बना लेता है 7 एटम का अरेंजमेंट, इसमें भी 7 एटम का अरेंजमेंट बना, और इधर भी 7, ये लो, ये एक हेक्सागन ऐसे दिख रहा है। अब इस हेक्सागन में अपन कहेंगे 7 एटम जो है ना, जो नीचे अपन ने ये 7 एटम लिखे थे, 1 2 3 4 5 6 और सेंटर में 1, और ये सेंटर वाला एटम सभी इन 6 एटम को टच करता है जो उसके सराउंडिंग में रखे हुए। ऊपर भी 7 एटम्स है, और वो एक ही एक्सिस पे लाई करते हैं, इनके सेंटर्स और इनके सेंटर एक ही एक्सिस में लाई करते हैं, ये अपन को पता है, वही तो आपने बताया था अभी। और बीच में अपन 3 एटम रख देते हैं, और वो 3 एटम कैसे रखे होते हैं, इनके वॉइड में रखे होते हैं, ये वॉइड, अल्टरनेट वॉइड ना, भाई इसमें रखोगे तो इन दोनों में नहीं रख पाओगे ना, इसमें रखोगे तो इसमें नहीं होगा, इसमें नहीं होगा तो इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, मतलब अल्टरनेट अपन कहेंगे उन वॉइड्स में रख देंगे 3 एटम। तो 6 वॉइड थे, 3 रख दिए अपन, तो ये अपन को ऐसे दिख रहे हो, ये 3 एटम ऐसा। अब पहले अपन कैलकुलेट कर लेते हैं इसका जेड इफेक्ट। तो ऑब्वियसली बात है, अपन कहेंगे ये जो इधर अपन ऐसे करते थे कि भाई इधर जो बॉन्डिंग एंगल बनता था वो कितना बनता था, अपन को पता है 90 बनता था, 90 बनता था, तो एक ही प्लेन में अपन 4 लेते थे और 4 ऊपर से तो 8 हो जाते थे, एक कॉर्नर 8 को शेयर करता था,
तो अपन कॉर्नर वाले को 180 लिखते थे इसमें। इधर जो एक कॉर्नर होगा ना, जो हेक्सागन बनेगा, वो एक प्लेन में 1, 2 और 3 होंगे, क्योंकि अब ये 120 एंगल हो गया ना, 120 हो गया तो 360 के लिए 3 को ही शेयर कर पाएगा ना इधर एक प्लेन में, और 3 ऊपर से, क्योंकि ये तो सेंटर होगा ना एटम का ये वाला, तो 3 ऊपर से, मतलब एक एटम कॉर्नर वाला 1/6 होगा हमारे यूनिट सेल में, क्योंकि वो 6 यूनिट सेल के लिए कॉमन होगा, जैसे इसमें 8 हो रहा था क्योंकि ये 90 डिग्री। तो कॉर्नर से आएगा 1/6 इंटू 6 इधर कॉर्नर है, 6 इधर कॉर्नर है, ये कॉर्नर लिख देता हूं बस, ये कॉर्नर। अब अपन कहेंगे ठीक है, अगर ये कॉर्नर है तो फिर अपन कहेंगे ये वाले तो फेस सेंटर्स हैं, तो 1/2 इंटू 2 फेस सेंटर हो गया। अब क्या बचा हुआ, ये 3 जो है वो सेंटर में, बॉडी सेंटर लिख सकते हैं। तो टोटल z इफेक्टिव अपने पास ये 2 आ गया, ये 1 आ गया, और 3 हो गया, और 3 6 हो गया, तो z इफेक्टिव 3 हो गया, 6 हो गया। मैं इसको हटा लेता हूं। अपन को पता है पैकिंग फ्रैक्शन हमें कैसे कैलकुलेट करना है। इसका पैकिंग फ्रैक्शन जो होगा z इफेक्टिव इंटू 4/3 पाई r क्यूब, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब तो नहीं ले सकते आप क्योंकि हेक्सागन है, तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन। अब हेक्सागन का वॉल्यूम कैलकुलेट कर लेंगे, या तो अपन को पता हो पहले से कि भाई वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन कितना होगा, या फिर हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन के लिए अपन ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हेक्सागन क्यूब तो अपन बड़ा इजीली कैलकुलेट कर लेते हैं भाई। तो एरिया ऑफ अ बेस इनटू हाइट होता है, इनटू हाइट होता है। अब एरिया ऑफ अ बेस तो अपन को पता है, ये एक हेक्सागन था, हेक्सागन था तो इसमें ना 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल बनेंगे एक हेक्सागन। तो अपन ऐसे एरिया ऑफ अ बेस कैलकुलेट करना है, तो 6 इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो 6 इंटू एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होता है, 3/4 इंटू ए स्क्वायर। एज लेंथ तो पता है, ये दोनों आपस में टच करते हैं, ए इज इक्वल टू 2r, वो अपन को पता। अब अगर अपन को हाइट और पता चल जाए तो अपन बता देंगे व्हाट इज वॉल्यूम। ये तो एरिया ऑफ अ इक्विलेटरल ट्रायंगल इंटू 6 किया मैंने। अब हाइट के कैलकुलेशन के लिए अपन से कोई कैलकुलेट करने के लिए बोलने वाला तो नहीं है। भाई ये 3 जो एटम है ना सेंटर में रखे हुए, ये वाला एटम ऊपर वाला एटम इनके वॉइड में रखा हुआ है ऐसे, और ये बॉटम वाला एटम जो है वो नीचे से वॉइड में रखा हुआ है। और वॉइड में अगर रखा होगा तो ऑब्वियस सी बात है, ये वाला एटम मान लो अपन इसको P बना लें और इसको ABC बना लें, तो अपन कहेंगे देखो भाई P वाला एटम जो है ना वो ABC के वॉइड में ऐसे दिख रहा होगा, ABC के वॉइड। थोड़ा अच्छा बना दें, ये अपन ऐसे कर लेते हैं। तो ये ना ऐसे A और B दिख रहा है, C नहीं दिख रहा मुझे। और ये ऊपर P वाला एटम जो होगा वो ऐसे होगा, ये P वाला एटम है, और नीचे अपन R लिख लेते हैं, तो ये R वाला एटम है। तो ये जो हाइट बनेगा ना, ये वाला हाइट, ये 4R से छोटा होगा, क्योंकि ये पार्ट कॉमन हो गया। 4R से छोटा होगा, ये वाला पार्ट तो कॉमन हो गया ना, तो 4R से छोटा होगा। अब उसका कैलकुलेशंस
ठीक है, अपन कहेंगे भाई इनका एक बाइसेक्टर बना लो जो इनके सेंटर में बनेगा, और उस सेंटर से लेके पी के सेंटर तक का जो होगा डिस्टेंस वो हाइट का आधा हो जाएगा। ठीक है, हाइट तो पूरा ये वाला हो जाएगा ना, यहां से लेके इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक, या इसके सेंटर से लेके इसके सेंटर तक हाइट होगा। तो मैं चाहता हूं इन तीनों का जो बाइसेक्टर बनेगा वहां से लेके पी तक का जो डिस्टेंस होगा दैट विल बी h/2, और मुझे पता है p जो है वो इन तीनों के वॉइड पे रखा हुआ है, मतलब इन तीनों का डिस्टेंस p से 2r होगा। इन तीनों का डिस्टेंस ये p पे रखा हुआ है ना, तो ये टच करते हैं ना तीनों p को, ऊपर ये रखा हुआ ना p, तो अपन पाइथागोरस थ्योरम वगैरह लगा के उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको क्या कैलकुलेट करना होगा, आप ABC में ऐसे इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC, आप उसका बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेना। ये एंगल आपको पता है कितना है 30, ये आपको पता है R है, मतलब यहाँ पर अपन बता सकते हैं डिस्टेंस ना, इनके सेंटर को ज्वाइन किया ना, इसलिए मैं इसको R बोलता हूँ। तो 30 लेके आप इसको O कर लो, आप ना OB या OA ऐसे कैलकुलेट कर लो, और O से लेके P तक का डिस्टेंस कैलकुलेट कर लेना पाइथागोरस थ्योरम लगा, तो मुझे h/2 पता चल जाएगा। तो अब मैं इसमें OB कैलकुलेट कर लेता हूँ, वो आ जाएगा मेरे पास, तो h/2 विल बी इक्वल टू OP हो जाएगा अपने लिए, क्योंकि मैं h/2 ऐसे लिखूंगा, ये अगर मैं B ले लेता हूँ, ये O और ये P ले लेता हूँ, ये OB कैलकुलेट कर लूंगा मैं, क्योंकि ये 30 डिग्री मुझे पता है, ये R मुझे गिवन है, ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा। ये 2R मुझे गिवन है, OB मैं कैलकुलेट कर लूंगा यहाँ से, तो ये मैं कैलकुलेट कर लूंगा OP इज h/2, which comes out to be 2R root, that is 2/3। तो अपन सीधा हाइट लिख देते हैं, h/2 अपने पास है, सो 4R इंटू √2/3 ये आ जाएगा मेरे पास। अब वो अपने आप कैलकुलेट करते रहना, नहीं आएगा तो मुझे बता देना, मैं कर दूंगा उसको, मैं तो सीधा ये लिखना चाहता था। तो वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन आ गया, तो अपन बता सकते हैं ये 6 गिवन है, 4/3 πr³ है, और ये आ गया अपने पास वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन 6 इंटू √3/4, 2R का स्क्वायर, बिकॉज A विल बी इक्वल टू 2R, मल्टीप्लाई बाय 4R इंटू √2/3, ये कैलकुलेट करेंगे 0.74 आएगा पैकिंग फ्रैक्शन। ये आपका पैकिंग फ्रैक्शन आ गया, तो आप वॉइड फ्रैक्शन बता सकते हैं कि व्हाट विल बी द वॉइड फ्रैक्शन, वो अपन इजीली बता सकते हैं अगर पैकिंग फ्रैक्शन आ गया। सो दैट इज हाउ वी गेट हेक्सागन में कैसे पैकिंग फ्रैक्शन आएगा, कैसे अरेंजमेंट होता है, वो हेक्सागन का अरेंजमेंट। ठीक है, अब कभी कभी अपन को ना 2 डायमेंशनल भी दे देते हैं। अब ये तो 4 यूनिट सेल जो अपने सिलेबस में थे बनने कर लिया। पैकिंग फ्रैक्शन इन 2 डायमेंशन कभी कभी पूछ लेते हैं। जैसे 3 डायमेंशनल होते हैं 28 टाइप्स, लेकिन 14 एग्जिस्ट करते हैं ड्यू टू एटमॉस्फेरिक कंडीशन। वैसे 2 डायमेंशनल भी होते हैं फिगर्स, जो जनरली 5 होते हैं, ब्रेविस लैटिस जो 2 डायमेंशनल है। और कभी कभी अपन से उनके पैकिंग फ्रैक्शन पूछ लेते हैं, क्योंकि पैकिंग फ्रैक्शन एक जनरल वर्ड है जो कॉमन सेंस से आता है, मतलब उसमें कितने एटम ऑक्यूपाई कर रहे हैं, टोटल वॉल्यूम कितना है, दैट इज पैकिंग फ्रैक्शन। तो कभी कभी अपन से क्या करते हैं, वो 2 डायमेंशन में भी पूछ लेते हैं। जैसे मान लो अपन से कहेंगे कि मेरे पास एक ऐसे स्क्वायर गिवन है,
और कहेंगे इसका पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट करो। तो अपन को पता है एरिया ऑफ अ स्क्वायर अपन को क्या करना है। तो पहले तो अपन कैलकुलेट करेंगे कि भाई कितने एटम अपने इसमें यूनिट सेल में ऑक्युपाइड है। ये ऑक्युपाइड। अब 2 डायमेंशनल में अपन क्या करेंगे भाई, अपन कहेंगे देखो अब ये तो 2 डायमेंशनल प्लेन है, तो इसके टोटल का 1/4 अपने यूनिट सेल में, मतलब एक एटम का 1/4 हमारे स्क्वायर में है। जो भी कैलकुलेशन होंगे वो सेंटर से होंगे, जो भी डिस्टेंस कैलकुलेट होंगे वो सेंटर से होंगे। तो अपन कहेंगे देखो भाई इसमें मुझे a = 2r गिवन, कोई प्रॉब्लम नहीं। और z इफेक्टिव मैं कहूंगा इसमें तो 1/4 × 4 हो गया, 1 आ गया। एक पूरा एटम प्रेजेंट है स्क्वायर के अंदर। तो पैकिंग फ्रैक्शन कैलकुलेट कर देंगे। अपन कहेंगे भाई पैकिंग फ्रैक्शन विल बी इक्वल टू दैट इज एरिया ऑक्युपाइड बाय स्क्वायर, occupied by atom in square और divided by area of square बना देते। तो z इफेक्टिव तो 1 था अपने पास, है ना। और इसमें तो a स्क्वायर आ जाएगा अपने पास एरिया, और एक एटम का एरिया कितना होगा एक एटम का, तो एक एटम पाई स्क्वायर हो गया, तो 1/4 ऑफ 4 पाई स्क्वायर, तो अपन कहेंगे 1 × पाई स्क्वायर आ जाएगा। एक एटम का एरिया के बराबर है। z इफेक्टिव इज 1 ना, और ये आ जाएगा अपने पास दैट इज a स्क्वायर। कर देते हैं इसको पैकिंग फ्रैक्शन। a is the edge length, तो अपन को पता है a will be equal to 2r। तो कभी कभी 2 डायमेंशनल से भी पूछ लेते हैं और अपन को बता देते हैं कि भाई 2 डायमेंशनल में इसका मतलब पैकिंग फ्रैक्शन बता दो, जैसे इसमें पूछा हो सकता है अपन से ये पूछना। अब इसी को वो डिफरेंट टाइप से भी अरेंज कर सकता है ऐसे। आप बताओ पैकिंग फ्रैक्शन कितना, वो तो अपन को बस चेक करना है कि क्या पूछ रहे हो आप हमसे, और बस उसका एरिया अपन को पता होना चाहिए, अपन कैलकुलेट कर देंगे। ऐसे भी कर सकते। अब बताओ, ठीक है। तो अपन कहेंगे हमें क्या फर्क पड़ेगा, इसका ये एरिया आ जाएगा, इसके लिए ये एरिया आ जाएगा, इसके लिए भी ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसका ये वाला एरिया आ जाएगा। तो हमें z इफेक्टिव कैलकुलेट करना होगा, a = 2r मुझे गिवन है, और z इफेक्टिव अपन कैलकुलेट करेंगे। तो z इफेक्टिव अगर कैलकुलेट करेंगे तो इसको देख के पता चल रहा है अपन को कि भाई देखो ये जो है ना 120 डिग्री बनने वाला है, तो 120 होगा तो ये तो 1/3 × 2 हो गया, 1/3 × 2 हो गया, और ये वाला जो है ये 60 लगता है। अगर 60 होगा तो 360 में 1/6 हो जाएगा ना, 1/6 × 2 प्लस 120 मतलब 1/3 × 2 ये आ जाएगा। सो 1/3 + 2/3 ना, ये फिर बना a = 2r कैलकुलेट करके बता देंगे, उतना ही रहेगा। सर टाइमिंग हो गया सर, फिजिक्स का लेक्चर है। फिजिक्स के लेक्चर कितने बजे हैं? टाइम टेबल में 9:45 दिया है। अरे यार ये गड़बड़ कैसे हो रही है, लास्ट टाइम भी ऐसा हुआ था ना कुछ। हाँ सर। हाँ सर। नहीं look सर, of the पर number of classes। इस बार आपके उसमें टाइमिंग 9:30 तक ही था। पिछले बार 10 था, इस बार 9:30 था। अच्छा, तो क्या तुम लोग होमवर्क वगैरह नहीं कर पा रहे जो ऐसे टाइमिंग चेंज कर रहे हैं लोग? होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिल रहा क्या? होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिल रहा क्या? क्योंकि ये टाइम टेबल तभी चेंज करते हैं जब होमवर्क नहीं करते बच्चे।
कि होमवर्क के लिए टाइम नहीं मिल रहा है, पढ़ा ज्यादा रहे हैं और होमवर्क नहीं कर पा रहे हैं बच्चे? सर रमेश सर ने पहले एक टाइम टेबल भेजा था, उसमें आपका 8 to 10 था, फिर बाद में प्रशांत सर ने डाला, उसमें आपका 8 to 9:30 दिया था। अच्छा ठीक है, तो मैं एक बार पूछ लेता हूँ, क्योंकि मतलब 2 घंटे रहती है क्लास तो ठीक रहता है ना, वरना फिर 4 क्लासेस करनी पड़ेगी ना, 1.5 सर, घंटे हो वो गए तो कल 4 क्लास। कल भी प्रशांत सर का ही टाइम टेबल फॉलो हुआ था ना, तो इसके लिए मैं बोला। नहीं, अपन फिर थोड़ा सा मतलब या तो कल का क्लास के लिए मैं बता दूंगा तुम्हें, पहले से इन्फॉर्म कर दूंगा, नहीं तो फिर 4 क्लास करनी पड़ेंगे ना, 3 क्लास में काम नहीं चलेगा। ठीक है, हाँ सर। ठीक है, चलो फिर रहने देते हैं, मैं पूछ लेता हूँ। चलो बाय। सर आप एक्सटेंड कर सकते हो 15 मिनट जेपीएन सर को बोल के। जेपीएन सर से पूछ लेते हैं, अगर जेपीएन सर नहीं ले रहे होंगे तो एक्सटेंड करेंगे। कैसे? जेपीएन सर से पूछना पड़ेगा, अब वो रेडी होंगे ना अपने क्लास के लिए, तो वो ठीक नहीं रहता ना। सर का मैसेज तो नहीं आया था क्योंकि 9:45 के बाद टाइम निकल गया ना। नहीं, सर ने कल भी मैसेज नहीं किया था, 9:53 के बाद सर ने मैसेज किया। चलो ठीक है, 1 मिनट रुकते हैं, अपन देखते हैं, अगर नहीं होगा तो मैं कंटिन्यू वापस क्लास रिज्वाइन करवाऊंगा, अगर सर नहीं आ रहे होंगे तो। ठीक है ना? हाँ सर। चलो।